नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 122वीं कड़ी में मैं आज आप लोगों से बातचीत करूंगा। अभी इस कड़ी में जो सांसद आदर्श गांव जो गोद लिए गए सांसदों द्वारा, उस कड़ी में मैंने दो गांवों के बारे में चर्चा की थी। एक तो पहला जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस गांव को गोद लिया था, और दूसरा श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिन गाँव के गोद लिया था उसके बारे में, उनके हालात के बारे में चर्चा किया था। आज एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति, और जो उत्तर प्रदेश में, इस कड़ी में अभी उत्तर प्रदेश के गाँव के ही चर्चा करूँगा, उत्तर प्रदेश के सांसदों की। तो इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज मैं गृह मंत्री, उस तत्कालीन गृह मंत्री, वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा गोद लिए गए गांव की चर्चा करूँगा। ये सभी जानते हैं कि ये जो संसदीय आदर्श गांव, सांसद आदर्श गांव योजना जो की शुरुआत जो है 2024 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने शुरू की थी। और 15 अगस्त 2014 को लाल किले से इन्होंने एक घोषणा की थी कि हम सभी सांसद एक गाँव आदर्श गाँव के रूप में गोद लेंगे, आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए गोद लेंगे। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। 6 दिसंबर 2014 को श्री राजनाथ सिंह जी ने अपने लखनऊ के पास में संसदीय क्षेत्र जो है मोहनलालगंज में एक गांव गोद लिया, उसका नाम है बेती। और इस गांव को गोद लिया। संसदीय क्षेत्र लखनऊ, चूँकि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो नगरीय क्षेत्र में आता है, इसलिए इस क्षेत्र से तो उन्होंने कोई गांव गोद में नहीं लिया। बगल में मोहनलालगंज क्षेत्र है, उसमें एक ये गांव पड़ता है और लखनऊ से करीब करीब 35 किलोमीटर दूर है। उसको उन्होंने मोहनलालगंज क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में उसको उन्होंने गोद लिया 6 दिसंबर 2014। अब आइए हम चलते हैं कि अब राजनाथ सिंह जी चूँकि गृह मंत्री थे उस समय, तो आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण उनका पद पे थे वो, और महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने गांव को किस तरह से विकसित किया और उस गांव की आज की क्या हालत है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, मैं इन लोगों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे गृह मंत्री की हो, क्योंकि ये इन लोगों ने एक आदर्श गाँव की जो कल्पना की थी उसको विकसित करने के लिए, वो दिखाना मैं चाहता हूँ कि ये जो आदर्श गांव का इनका जो कल्पना है वो कितना हल्का है और कितना, समझ लीजिए कि अव्यवहारिक है, और वो संसद जो हमारे भारत के संविधान है उसके कितना विपरीत है। अब ये कैसे इन लोगों ने ये योजना बनाई, और इस पर तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहूँगा कि उसके जो महत्वपूर्ण पहलू थे क्या उसको उन्होंने नहीं समझा। हमारे देश की जो संविधान क्या कहता है उसका उन्होंने निरीक्षण, उसके तहत में उसका अध्ययन नहीं किया कि हमारे देश के गांव कैसे होना चाहिए। ये बड़ा खामी है इसमें। मैं तो समझता एक निरर्थक योजना जो सांसदों पर थोपी गई, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बीच चल रहा है और आदर्श ग्राम के नाम पर चल रहा है। तो उसको मैं तथ्यों से साबित करूँगा। कोई ये आरोप नहीं है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी ने और चाहे मुख्यमंत्री, या ये नहीं, तथ्यों से कि कभी कभी अच्छी सोच भी किस तरह से निरर्थक बन जाती है, उसका एक प्रमाण आपको ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। अब इसमें देखिए, इसमें जब ये बनी, ये राजनाथ सिंह जी ने इसको गोद लिया, तो इन्होंने अपने गाँव में क्या क्या किया और इसकी जमीनी हकीकत क्या है, दोनों की मैं चर्चा आपके सामने। पहले जब ये गांव उन्होंने गोद दिया तो उन्होंने बैंक खुलवा दिया, एक बैंक खुलवाया। दूसरा, उन्होंने सड़क, जैसा सभी जगह होता है कि सड़कों को, कच्चे सड़क है, सभी गांव में कच्चे सड़क है तो उनको खड़ंजा लगवा दो, या सीसी रोड हो, आजकल 2 ही चल रहा कि तो खड़ंजा लगवा दो, इंटरलॉकिंग लगवा दो, या आरसीसी का सड़क बनवा दो। ये गाँव में सामान्य है कि तुरंत अपना इसके काम करो। फिर उसके बाद वो उसके नालियाँ, गाँव में नालियाँ होती नहीं है तो नालियाँ बनवा दो। उसके बाद यह इन्होंने किया कि अपने यहाँ नालियों का निर्माण करवा दिया। इन्होंने विद्युतीकरण करवाया, एक ट्यूबवेल की भी स्थापना इस गांव में करवाई।
पूरे गांव में सोलर लाइट और सोलर पैनल लगवा दिए, एक पोस्ट ऑफिस खुलवाया, और गरीब शौचालय जैसे जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, उसमें जो 12,000 रुपये में दिया जाता है कि अपना शौचालय अपने घर में बना लीजिए, वो योजना को भी लागू करवाया। और कुछ गरीबों के लिए इंदिरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें गरीबों के जो मकान है उसको भी कुछ लोगों को दिलवाया। एक योग और एक कंप्यूटर केंद्र भी उन्होंने खुलवाया। अब ये चीज़ें तो खुलाई, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे ये तो गांव के विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान होगा, इससे अच्छा लग रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन हुआ वहाँ के गांव वालों क्या कहते हैं इन योजनाओं के बारे में सोच लीजिए। गांव वालों को कहता है कि ये जो बैंक पे देखिए, पहला बैंक वाले के बारे में, बैंक के बारे में कहते हैं गांव वाले कि ये बैंक वाले जो आए हैं ना, यह गांव के ज़मीन को लूटने के लिए आए, यानी कि लोगों को बैंक लोन दे रहा है, ज़मीन को गिरवी रखवा दे। देखिए इस बात में उसके बाद ये उस योजना के बारे में अब मैं इसकी और व्याख्या करूँगा किस तरह से उनका गांव वालों का कहना है कहाँ तक एक तर्कपूर्ण है, कितना उचित है। एक उन्होंने कहा कि बैंक वाले लूटने के लिए आए। दूसरा उन्होंने कहा कि सड़क तो बने उस समय ठीक ठाक थे, उसके साल 2 साल बाद वो खस्ता हाल हो गया, उनको फिर टूटने लगे, उनको फिर कोई उनका पुनर्निर्माण करने के लिए, कोई रिपेयर करने के लिए फिर कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरा है नाली के पानी का निकास कहीं न होने से पूरी नाली बजबजा रहा है, गांव में इतनी गंदगी फैली हुई है। और जो गांव में सफाई कर्मचारी है वो तो गांव में आता नहीं, सफाई कर्मचारी तो सब वो भी गांव के अफसर हो गए हैं, तो वो आते नहीं है, और कभी कभी आ गए तो थोड़ा बहुत दिखा दिया, झाड़ू मार के अपना दिखा के चला गया, तो सफाई गाँव में होती नहीं है। फिर जो शौचालय के बारे में कहते हैं कि शौचालय जो बनने के लिए 12,000 में उन्होंने कहना है कि 12,000 पूरा मिलता नहीं, थोड़ा उसका आधा मिलता है या 1/2 मिलता है, तो उतने में शौचालय तो बनते नहीं, तो कहीं बने हैं कहीं नहीं बने हैं, वो शौचालय की व्यवस्था भी। और मैंने देखा शौचालय की व्यवस्था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी गाँव में वही हालत है, और वही योगी आदित्यनाथ जी के गाँव में है। शौचालय का हाल पूरे देश में, ये जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो शौचालय बनाए गए उनके पूरे मैं तो समझता हूँ कि पूरा देश का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अधिकांश गांव में उसकी हालत बड़ी ही खस्ता हालत है। मैं जब खुद तमाम गांव में जब गया था तो मैंने देखा था शौचालयों की क्या हालत है। मुझे तो खुद भी कोई शौचालय नहीं मिला जहाँ की उस लायक बंद हो कि जहाँ की मैं ठीक ढंग से उसका उपयोग करूँ, जबकि मैं एक पूरा महीना पिछले साल 1 महीना मैं गाँव में घूमता रहा। देखा जगह लोग जिन्होंने प्राइवेट बनाए हैं बस वो अलग बात है, उन्होंने वो जैसे सरकार इनसे पैसा ले लिया 12,000 या जितना भी मिला हो 8,000 12,000, और फिर अपना पैसा लगा के जो प्राइवेट शौचालय बनाया वही शौचालय कहीं कहीं हमको मिले जो कि उपयोग करने लायक सब। अब उन्हें भी कहना कि सारे गरीबों को आवास नहीं मिला है, जिनके पास आवास है उन्हीं लोगों को वहाँ आवास मिला है। और वो कहा कि कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खुला है और योगा का, तो गाँव में कौन योगा से किसी रुचि है, योगा तो बेकार कीजिए, गाँव में कौन योगा करता है। और कंप्यूटर प्रशिक्षण में कभी कोई खुलता है कभी नहीं खुलता है। तो ये गांव वालों को इस पूरी योजना के बारे में उनकी ये राय है गांव वालों की कि ये जो विकास हुआ है गृह मंत्री जी ने जो किया है उसकी ये जमीनी हालत ये। अब ये देखिए यही समझने की बात है कि अब मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि विकास, ये सांसद गए, निश्चित रूप से सांसद हैं, उनका प्रभाव है, डीएम को बुलाएंगे, एसडीएम को बुलाएंगे, प्रधानों को बुलाएंगे, उनके नाते सारे लोग आ जाएंगे। उसके बाद योजना बन जाएगी उनके कि ये कर लो वो कर लो, सरकारी योजनाओं के लिए डीएम साहब हुक्म दे देंगे एसडीएम को, एसडीएम साहब हुक्म दे देंगे बीडीओ को, और ये हुक्म से नीचे जाएगा और कुछ न कुछ तो जमीन पे आ ही जाएगा। दिखाने के लिए अधिकारी सांसद जी को कोशिश करने के लिए कुछ न कुछ तो कर देंगे। लेकिन ये कोई ये कैसा विकास है? ये मुख्य बात तो मैं कह रहा हूँ ये संविधान का ये मंशा नहीं है। देखिए संविधान की मंशा गांव को स्वशासी संस्था के रूप में विकसित करना। स्वशासी संस्था का मतलब है कि गांव के लोग खुद ही अपने गांव के लिए योजना बनाएं, खुद ही गांव के लोग योजना की कौन सी योजना बनाएं जो उनको गांव में जरूरत हो, वो प्राथमिकता के पहले क्या जरूरत है उसके बाद क्या जरूरत है, एक प्राथमिकता के साथ योजना बनाएं। गांव की जरूरतों के हिसाब से अपनी योजना बनाएं, फिर उन योजनाओं के लिए क्रियान्वित करें
और फिर उन योजनाएं जो बना उन्होंने लागू किया है उसकी देख रेख करें। और इसके लिए संविधान ने 29 विभागों का जिक्र भी कर दिया कि इन 29 विभागों में गाँव के विकास के लिए आप इस तरह से आपको अधिकार दिए गए हैं, इनका विकास करिए। उसके लिए संसाधन भी दिए गए हैं और सब व्यवस्था उनको गाँव को दी गई। अब ये गांव के जो सांसद, जैसे सांसद लोग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बताते हैं कि क्या गांव में विकास की जरूरत है। अब जैसे इन्हीं के राजनाथ सिंह गाँव, अब ये बताइए कि वहाँ बैंक खोलने की क्या जरूरत थी। अब बात सही उनका कहना है, उन लोगों का बैंक खुलने से आपको लोग, बैंक वालों को अगर आप किसी गांव में स्थापित करिए तो बैंक का लोन लोगों को चेक लेके और पैसा जमा करके देना नहीं होता है। बैंकों को एक टारगेट मिला होता है कि आप जा रहे हैं इस जगह पे, तो यहाँ इतने का ट्रांजेक्शन करिए, इतने लोगों को लोन दीजिए। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि लोगों को बुला बुला के खूब लोन देते हैं कि ताकि उनका टारगेट पूरा हो। अब वो टारगेट का, बैंक वालों का टारगेट पूरा करने का लक्ष्य होता है टारगेट। अब गांव वालों का बगल में एक बैंक है और तुरंत ही जैसे पैसे शादी की जरूरत पड़ी तो अब भी वो किसी के बहाने, किसी उसके बहाने वो करना है शादी, लेकिन किसी बहाने वो लोन ले लेंगे, जमीन गिरवी रख देंगे। हर बार किसी न किसी बहाने, किसी न किसी योजना के बहाने बैंक वाले लालच देके उनको लोनिंग कर देंगे। और लोनिंग करने के बाद जमीन के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और हालत ये हो जाती है कि बैंक, वो गाँव धीरे धीरे एक तरह से गाँव आज ये समझ लीजिए कि जहाँ गाँव में आपने बैंक खोला वो इतनी सुविधा मिल जाएगी कि वो सारे के सारे गाँव वाले कर्जदार हो जाएंगे। और कर्जदार होने के बाद बैंक किसान तो कभी दे नहीं पाते, आप जानते ही हैं। तो उनकी जो दूसरा होगी, आत्महत्या करते हैं, खेत बिक जाते हैं, फिर गाँव छोड़ के चले जाते हैं। यही एक विकास। तो ये शोषण का, ये एक शोषण, बैंक जो है शोषण का मॉडल। यह इसका ये मतलब नहीं कि बैंक ना खोलिए, बैंक वहाँ खोलिए जहाँ की बैंक की जरूरत हो। हर गाँव में आप बैंक खोल के क्या संदेश देना चाहते हैं? अब बैंक से तो विकास हो नहीं जाएगा। बैंक से तो जो उनका विकास हुआ है वो ईमानदारी से, तो ऐसा नहीं कि बैंक लेके आपने खोल दिया कि बैंक खुल जाएगा तो वो कुछ लोग उद्योग शुरू कर देंगे। उद्योग कर कोई इसके लिए काम नहीं करता ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि खाली पैसा लेने से उद्योग नहीं शुरू हो जाता है। पैसा लेने के बाद 20 उसमें औपचारिकताएं पूरा करने के बाद फिर उद्योग शुरू होता है। वो तो ट्रेनिंग है नहीं, सिखाया है नहीं। तो बैंक का इस्तेमाल गाँव वाले ज़्यादातर से, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सकता है कि किसी गाँव में ऐसा हो रहा हो, लेकिन बैंक का जो पैसा है गांव वाले ज़्यादा अपनी ज़रूरतों के लिए होते हैं, लड़कों की पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए और लड़कियों की शादी के लिए। यही सबसे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है जो कि गांव के लोग बैंकों का इस्तेमाल करते हैं किसी तरह से, और वही कर रहे हैं। और इस नाते वो कोई आय तो होती नहीं है, तो वो सारे के सारे खेत बिकते ही है। तो ये वो गाँव का वो कहना। दूसरी जो योजना इन लोगों की है, ये देखिए कि बैंकों का तो एक तरह से ये शोषण का माध्यम हुआ ना कि गांव में आपने बैंक खोल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नाली और सड़क और खड़ंजा आप बना देते हैं, पहले ड्रेनेज सिस्टम है नहीं। अब नालियाँ सब गांव में ऊपर बन जाती हैं, साइड अगल बगल सब जो है वो नीचे की ज़मीन हो जाती है, सारे सड़क पर नाले, और खड़ंजे पर जो पानी होता है वो नीचे किनारे गिरता है, और नालियों का पानी किनारे रहता है। सब पानी जो है कहीं बह नहीं पाता, बज जाता रहता है। नाली हालत इनके गाँव के भी है कि नाली कह रहे हैं कि बज जा रहा है। तो इसके मतलब पहली प्राथमिकता आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम बनाने के बाद आप तब नाली और सड़क के बनाए जाते बनते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम है नहीं और नाली खड़े बन गए। उसके बाद अनावश्यक रूप से उन गाँव में उनके लिए आपने वो चीज़ें उनके ऊपर लाद देते हैं जो उनको जरूरत है। अब बिजली भी है और सोलर लाइट भी है, और जब बिजली है सोलर लाइट भी है, तो सोलर लाइट कौन इस्तेमाल करेगा? जब बिजली की सुविधा है तो सोलर लाइट का एक मेंटेनेंस होता है। सोलर लाइट की एक दिक्कतें होती है, बैटरी चोरी का डर होता है, तो वहाँ बैटरी लोग चोरी कर ले जाते हैं। तो क्यों कोई सोलर लाइट रहेगा? लोग जो सोलर लाइट लगा देते हैं उसको लोग चोरी वोरी करके फिर ख़त्म हो जाती है, तो जब वहाँ बिजली है। तो ये सारी योजनाएं जो शुरू होती है वो कोई योजना ऐसी नहीं है कि जो कि ठीक ढंग से इन सांसदों द्वारा बाद में वो चलती पाई गई। ये 3 गांव में तो नहीं चलती पाई गई, इन 3 गांव में। और ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, देखिए एक बात मैं यहाँ पे ध्यान देना चाहूँगा कि गाँव की जो योजना है, जैसे एक गाँव में शहर में कोई आजकल क्या हो रहा है कि नई कॉलोनियाँ विकसित की जा रही। अब वो कॉलोनी कैसे विकसित करें? बिल्डर्स जो हैं कॉलोनी विकसित कर रहे हैं,
तो उन्होंने मान लिए 4 एकड़ या 5 एकड़ ज़मीन या 10 एकड़, जैसे बड़ी बड़ी कॉलेज भी बनाई हैं, उन्होंने ज़मीन लिया। फिर पूरे ज़मीन की उन्होंने, वो बिल्डर लोग क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाते हैं मतलब, लेआउट का मतलब एक मानचित्र बनाते हैं, उनका नक्शा बनाते हैं कि कहाँ इसमें रहने के लिए फ्लैट बनेगा, कहाँ जो है सड़क बनेगी, कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ खेल का मैदान बनेगा, कहाँ जो है बच्चों, छोटे बच्चों के लिए जगह रहेगी, कहाँ टहलने के लिए जगह मिलेगी, और कहाँ उनका क्लब होगा या ऑडिटोरियम कहाँ होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ हो, कहाँ, यहाँ तक कुछ कुछ जगहों मैंने देखा मंदिर का भी उन्होंने निर्माण कराया है कि कहाँ मंदिर होगा। तो ये पूरी योजना वो पहले तो बनाते हैं, और उसी योजना से वो पूरी तरह से वो गांव को, उस अपने सिटी को, अपने जो बिल्डर ने जो सिटी बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, उसको उस तरह से वो पूरी योजना को क्रियान्वित करते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, इसके बाद वो कैसे उसका संचालन होगा, इसके लिए कर्मचारी रखते हैं, और कर्मचारियों के द्वारा वो काम करने के लिए हर काम को कैसे किया जाएगा, और उस सबसे ऊपर वो रखते हैं कि सोसाइटी, गाँव, उस एरिया में रहने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं, उस कॉलोनी में लोगों के साथ मिल के वो एक सोसाइटी बनाते हैं, और सोसाइटी के लोग वो निर्णय करेंगे कि कौन सी कैसे आगे चलेगी। जब वो बन के उनको ले लेते हैं लोग, उनमें उसके हिसाब से जब आ जाते हैं तो वो अपने चलाते हैं, उसके आदेश के अनुसार ये जो सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं उनके काम करते हैं, और उनको तनख्वाह वगैरह जो वेतन मिलता है वो इन्हीं के पैसे से, ये लोग पैसे देते हैं, उनके हिसाब से उनका वेतन मिलता है। अब ये जो मॉडल है एक शहर का, ये विकास का मॉडल है। देखिए, हर चीज़ है, और हर चीज़ की व्यवस्था चलाने का भी सिस्टम है, और ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूरत है। तो वहाँ है, अब हम वहाँ खेती तो होनी नहीं है कि वो हल चाहिए, बैल चाहिए, तो वहाँ नहीं बनाएंगे। वहाँ गाय पालन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध बाहर से आता है, तो गाय पालने के लिए जगह की जरूरत नहीं है वहाँ। तो उनकी अपनी अलग अलग ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से उन्होंने विकसित किया। वहाँ आपस में क्या ये तो तौर तरीके, जीने के लिए कौन तरीके हैं, पर्यावरण क्या है, ये सब उतना ध्यान उनको देना नहीं है। तो वो अपनी जो उनकी अपनी जरूरत है उस हिसाब से अपनी कॉलोनी को विकसित करते हैं। गाँव की जरूरतें बिल्कुल भिन्न है। गांव में पशुपालन भी है, खेती भी है, हार्टिकल्चर जिसको कहते हैं, उद्योग, पेड़ पौधे भी लगाने हैं, फलों के पौधे लगाने हैं, और छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगाने हैं। ये सारी चीज़ें गांव में होनी है। तो वो इस तरह आप शहर के नकल करके कि यहाँ ये लगा दो, बिजली लगा दो, सड़क बना दो, खाद बना दो, विकसित नहीं हो जाए। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि संविधान ने उनको 29 विभाग दिए हैं, उसमें सब है कि उसमें कृषि भी है, उसमें पशुपालन भी है, उसमें मत्स्य पालन भी है, उसमें वन भी है, उसमें वन उत्पाद भी है, उसमें उद्योग भी है, उसमें लघु उद्योग भी है, उसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें भी हैं। ये सारे विभाग उन्होंने दिया कि ताकि ऐसे गाँव वाले, और ये गाँव वाले सब कुछ संचालित करेंगे। किसी भी आदर्श गाँव, मैंने तीनों आदर्श गाँवों के बारे में चर्चा की, किसी ने ये न चोला, न प्रधानमंत्री ने सोचा, न कृषि मंत्री, ये राजनाथ सिंह तो कृषि मंत्री भी थे, इसकी पूरी इनकी योजना में कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया कि जो कृषि संबंधित कार्यक्रम हो, जबकि कृषि मंत्री खुद रह चुके हैं। तो वो उसमें तो कहीं इनकी योजना में जो गांव में उस करवाया अपने, कहीं कृषि मंत्री वाला तो काम इन्होंने दिखाया नहीं, जबकि सारे विभाग गाँव के हैं। तो इसीलिए जो गाँव की जो योजना है वो सारे ये सर्वांगीण विकास की योजना है, और वो सर्वांगीण विकास को गांव वाले अब खुद करें। किसी ऊपर बाहरी आदमी आके उसको कुछ विकास कर जाए, विकास क्या है, विकास तो है नहीं, ये तो कोई भी बना सकता है। जिसके पैसा दे दीजिए सड़क बना, ठेकेदार भी कर देगा। इसके लिए मुल्क में, इसके लिए क्या सांसदों की जरूरत है? इसके लिए भारत सरकार ठेकेदार को ठेका दे देती और कह देती कि इतने इतने सब गाँव में जाकर बना लीजिए। दूसरी बात है कि ये गाँव, आप एक सांसद कितने हैं, 500-600 सांसद हैं, उसमें मैं तो ऐसे अभी आपको सांसदों का नाम बताऊंगा जो अपने गांव में गए नहीं, आगे कड़ियों में बताऊंगा। और बड़े बड़े सांसद, देश के बड़े नेता हैं, वो उन्होंने गोद ही नहीं लिया, न गए। तो मुश्किल से 60, उत्तर प्रदेश की खाली लीजिए, 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, और मुश्किल से अगर 500-700 या 10,000, 2,000 गाँव की इस तरह से विकास विकास क्या, मतलब कुछ हमको विकास तो है नहीं, कुछ चीज़ें आपने वहाँ दे दिया, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा लगा दिया, तो वो गांव क्या हो जाएगा, क्या पूरे प्रदेश की व्यवस्था हो जाएगी?
इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें जब ठीक होंगी, जब आप वो गांव सरकार का जो हम लोग का उदाहरण है उसको लागू करें। गांव सरकार को पता नहीं क्यों नहीं ये समझ पाते हैं कि जब संविधान ने एक अवधारणा आपको दे दी, हर चीज़ दे दिया है, आपके संवैधानिक व्यवस्था दे दी, उतने ही नहीं संविधान की व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए इसकी व्यवस्था दे दी। और उसके लिए ये भी संविधान ने कर दिया है कि कहाँ से धन आएगा, कहाँ से ये व्यवस्था होगी, कौन से किसको क्या करना है। एक पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको लागू करने में इनको क्यों ये परहेज कर रहे हैं हमारे ये नेता। वही बार बार मेरे मन में उठती है कि ये समझते हैं कि अगर गांव वाले अपने गांव को व्यवस्था खुद चलाने लगेंगे तो हमको कोई पूछेगा नहीं। अभी तो मान लीजिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गोद आए तो गाँव वाले बड़े खुश, और ये जाएंगे लोग तो अब तीनों गाँव का तो मैं जानता हूँ, जब ये लोग उद्घाटन करने गए तो खूब ये पूरा सरकार वहाँ इकट्ठी थी, कलेक्टर से लेके और कमिश्नर आईजी डीआईजी बड़े ठाट बाट से गए, स्वागत किया। माला इन लोगों का प्रधानमंत्री का तो बहुत भव्य रूप से हुआ, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के भव्यता के साथ हुआ। राजनाथ सिंह का गांव वाले लग रहा था कि अब आप तो राजनाथ सिंह हमारे गांव में आ गए तो बड़ा स्वर्ग बन जाएगा हमारा गांव, बड़ी भव्यता से इनका सारा कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद इतने निश्चित रूप से इतनी भव्यता से कार्यक्रम हुआ होगा तो 10-20-50 लाख रुपया तो खर्च किया होगा। ये अलग बात है कि गांव के लिए नहीं खर्च हुआ, सरकार का खर्च हुआ। सरकार ने किसी ने अधिकारी वैसे तो गए नहीं, कोई टी लगाया, कोई डी लगाया, किसी का जहाज का खर्चा हुआ, किसी कार का खर्चा हुआ, किसी का क्या क्या खर्चा हुआ होगा वो अंदाज आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सरकार का जो आर्थिक व्यवस्था है वो समुद्र है, उसमें हाथ डालिएगा तो आप गहराई में पहुँचते जाएगा, कुछ पकड़ में नहीं आएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। जनता पैसा सब जनता का, लेकिन कैसे जनता का पैसा कहाँ आ रहा है, कौन उसको लूट ले रहा है, कौन उसका खा जा रहा है, कौन डाइवर्ट कर दे रहा है, ये आपके किसी मान का वो आपके मतलब भारत के जो नागरिक जैसे हमारे आप जैसे नागरिक हैं, ये हम लोगों को भूते की बात नहीं है कि इस खजाने के जो जनता द्वारा मेहनत और परिश्रम से कमाई करके जो सरकार चला के दिया जाए उसके बारे में उनको कोई जानकारी हो जाए कि कैसे वो घुमाया जा रहा है, कैसे लूटा जा रहा है, कैसे उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। हाँ, शान शौकत जो हो रहा है तो उसे कुछ लगता है कि भाई हमारे ही पैसे से इनकी शान शौकत बढ़ रही है, उतना ही दिखता है। तो अब यह हुआ, तो इसलिए आप इस व्यवस्था से आप ये समझ सकते हैं कि क्या कितना गांव के संवैधानिक आदर्श का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको हो रहा। तो ये जो आदर्श गांव को बनाने का संवैधानिक गांव न बना के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उसको स्वशासी गांव न बना के ये उसको आदर्श गांव के नाम पर उसको जनता के सामने, जनता को मैं ये कहूँ सीधे कहूँगा कि जनता को बेवकूफ़ बनाना है। और उनको एक आशा तो जगा देते हैं, कभी पूरा होता नहीं, तो उनको एक बड़ी निराशा भी होती है। भाई इतने बड़े लोग आए, बड़े ही लोग हैं ना भाई मैं प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अरे वाह गृह मंत्री हैं, इतने लोग आए और ये लोग इतने बड़े बड़े लोग आए और गांव में बड़ी बड़ी लंबी लंबी भाषण भी देंगे। ये तो ऐसा लगेगा कि वाह कल तो ये लोग हमारे गांव तो अब स्वर्ग ही बन ही जाएगा, तो अब कौन रोक पाएगा। और जैसे ही हटते हैं तो उन गाँवों की जो हालत होगी है, जैसे एक छोटा सा आपको उदाहरण दूँ कि हालांकि ये कभी कभी मन विनोद के लिए भी बात, हंसी के लिए भी कुछ कहना चाहिए कि होता था गांव में कि गांव में जानते हैं आप पहले, अब तो नहीं होता, पहले की बात है कि बहुत सारी चीज़ें गांव एक ऐसे समाज था कि उसमें हंसी भी खुशी भी होती थी, लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे, लेकिन कभी कभी मन विनोद भी किया करते थे। अब किसी लड़के की शादी अगर करना हो तो कोई मान एक अच्छा लड़का है तो उसकी शादी के लिए लोग आते थे और शादी जो देखने लगा उसको कि भाई आपके लड़के की हम शादी करना चाहते हैं, तो आते थे लोग। तो जो उनके गांव के पटीदार वगैरह लोग थे तो दुश्मन थे, उसको हम लोग कहते थे बर देखुआ। बर देखुआ हमारे पूर्व में ये मशहूर है कि बर को देखने वाले, तो बर देखुआ जब आते थे तो जो कुछ लोग जो रंजिश रखते थे तो वो लोग कहते थे कि साहब जाके पहले लड़की वाले के बता देते थे कि भाई वो आने वाले हैं और जो बर देखो कि उनसे आप इतना बहुत बड़े आदमी हैं और उनसे जो है इतना पैसा मांगेगा। तो बहुत अब वो गए, अब बर देखो में दहेज की प्रथा बहुत थी उस ज़माने में, तो उन्होंने दहेज कहते थे कि भाई हमको तो उस ज़माने में कि 5 लाख चाहिए। 5 लाख बहुत होता था उस ज़माने में, नॉर्मली 10,000 5,000 में शादी होती थी उस ज़माने में। तो ये मैं 30-40 साल 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो बर देखो आते थे
तो उन्होंने दहेज ज़्यादा मांग लिया था, दहेज ना तो कोई दूसरा। अब वो दहेज इतना मांग लिया तो फिर गांव प्रचार कर देते, भाई वो तो 5 लाख दहेज मांगा है, तो अब कोई देखने वाला आता ही नहीं था। एक तो इस प्रकार का, दूसरे बेवकूफ़ बना के कुछ लोगों को, जो कि बर्दखुआ, उनको शादी से मतलब नहीं था, लोगों को कुछ नकली बर्दखुआ भेजते थे और उसकी हाँ ये कहलवाते थे, उसे कहलवाते भाई मैं तो 5 लाख दूंगा। अब जिसके यहाँ गया तो उनको दोनों समझा कि मेरे लड़के को 5 लाख मिल रहा है, वही तो देने का है। और वो आदमी जो 5 लाख वाला बर्दखुआ था, एक बार जाके कभी नहीं आता था, और वो लड़का का शादी कभी नहीं होती थी, क्योंकि जब भी कोई आता था तो वो 5 लाख मांगते थे और 5 लाख की हैसियत नहीं रहती थी, और 5 लाख देने के गांव में लोगों की भी नहीं हैसियत होती थी। अब हालत ये हो जाती थी कि अच्छे भले लड़के की शादी इन लोगों के महत्वाकांक्षा के कारण नहीं हो पाती, और वही हालत आजकल इन सांसदों की है। ये बर्दखुआ के रूप में जाएंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे कि गांव में ये हो जाएगा, गांव में वो हो जाएगा, गांव में अब गांव वालों की इच्छा तो बहुत जागृत हो गई कि ये मेरे गांव में हो जाएगा मेरा, और अंत में 1-2 साल बाद वो फिर जाएंगे नहीं, फिर वो गांव में क्या हालत हुई है, फिर वो अपने दूसरे कामों में रहेंगे। वो मंत्री है तो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री के दौर में लग जाएंगे, और गांव के लोग चाहते उसे धीरे धीरे नीचे और गिरते चले जाएंगे, और फिर जहाँ थे वहीं पहुँच गए। ये कभी ये संसद ये इस तरह की मंशा क्या संविधान की हो सकती है क्या? संविधान की मंशा ये है कि जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चले, और धीरे धीरे 1 साल में इतना विकास करें, दूसरे साल में इतना विकास करें, तीसरे साल में धीरे धीरे विकास की गति बढ़ती चली जाए, और वो आगे धीरे 10, 20, 25 साल में वास्तव में वो गांव एक तरह से संपन्न गांव हो जाए। और संपन्न गांव में देखिए मुख्यतः क्या है, आपको क्या देखना है गांव की संपन्नता तो बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि आदिकाल से गाँव रहे, कोई आज से रहे नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं है गांव में अगर दलित रहते, भूखे रहते, तो गांव इतने सालों तक तो जिंदा रह नहीं पाते, कभी मिट गए होते। इसका ही मतलब है कि गांव एक बड़ी सशक्त संस्था है, और जहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध थी वो संपन्न थे, सुखी थे, इसलिए गाँव इतने दिन से रहे। ये तो एक प्रमाण अपने आप में है। अब गाँव की जरूरत क्या ये है कि समय के साथ अंग्रेजों ने बर्बाद किया, तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमें उसको, अंग्रेजों ने जितना बर्बाद किया था हमको उसको वापस आना था, यही हमें करना था। अब गांव में जैसे हमें पहले ज़रूरतें होती है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है, महिलाओं के उत्थान की है, पशुओं की है, पेड़ पौधों की है, फल फूल की है, पानी की है, ये आपस में भाईचारे की है, आपस में मेल मिलाप की है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की है, अपने जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो परंपरागत चले आ रहे हैं उनकी है। यही सब चीज़ें तो गांव वाले अपना करते चले जा रहे हैं। और वो धीरे धीरे अब नई नई समस्या आएगा कि जैसे गांव में वाईफाई भी चाहिए, गांव में पार्किंग की जगह भी चाहिए, लोगों की गाड़ियां आप गांव में खरीद रहे हैं, पार्किंग की जगह भी चाहिए। फिर नई सोलर पानी के लिए जो व्यवस्था पीने के लिए वाटर प्योरीफायर की मशीन चाहिए। तो अब ये नई नई चीज़ें और जुड़ेंगे, तो उसके साथ जितना मैंने वो चीज़ें और उसके साथ ये तीनों जोड़ के और गाँव को विकसित हम कर देंगे। तो गांव में हर हाथ के पास काम हो जाएगा, हर घर के पास एक जरूरत वाली सुविधा हो जाएगी, स्वच्छ वातावरण रहेगा, स्वच्छ पर्यावरण रहेगा, सफाई रहेगी, गांव खुशहाल हो जाएगा और ये गांव सर हो जाएगा। इस दिशा में न सोच के ये इस तरह के जो विकास का मॉडल है, बिल्कुल मैं इसको नकारता हूँ। जो ये आदर्श सांसद आदर्श ग्राम है, इस पर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और इसे जनता को आप गांव के लोगों की जो क्षमता है इससे बर्बाद हो जाएगी। उनके अंदर जो खुद की अपनी क्षमता है उसको भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो प्रधानमंत्री जी को चाहिए इस योजना को बंद करना है और ये गांव सरकार की योजना को लागू करें। यही एकमात्र, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, होम मंत्री हो, कोई मंत्री हो, मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। ये सब आप जो कर रहे हैं ये सिर्फ देश के लोगों, गांव के लोगों को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। अगर यही करना है तो उनको अधिकार दीजिए और अपने ढंग से अपने गाँव को, अपने लोगों को बीच रह के विकसित करने दीजिए। देखिए गाँव स्वर्ग हो जाएंगे, और जब गाँव स्वर्ग होंगे तो देश की आप स्थिति सोच सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बनेगा। और हिंदुस्तान स्वर्ग बनेगा तो पूरा देश दुनिया के लिए एक मॉडल, भारत एक दुनिया के लिए मॉडल देश बनेगा। तो इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूँ कि गांव सरकार बनाने के लिए आप तत्पर होइए। जितना जल्दी गांव सरकार बन जाएगा उतने ही समझ लीजिए कि यह देश
उतना जल्दी आगे बढ़ जाएगा। और किसी माध्यम से आप नारों से गांव को भारत विश्व गुरु का नारा देते रहिए, चिल्लाते रहिए, आपका गला फट जाएगा लेकिन भारत विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। कहते रहिए कि हम सबका साथ सबका विकास कर देंगे, गांव भारत कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, आप कहते रहिए। कोई भी नारा दीजिए, बढ़िया से बढ़िया नारा चुन के आप वोट देंगे। आगे चलने वाले नेताओं के पास तो नारों का खजाना है, हर चुनाव में एक नए नए नारे आएंगे, नारा देते रहिए। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि उन नारों से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास पहले गाँव से होगा। गांव जब विकसित होंगे तो उसी से देश विकसित होगा। आपके बड़े बड़े शहरों से देश का विकास, देश का विकास नहीं। हाँ, चकाचौंध आ जाएगी, लेकिन चकाचौंध के नीचे वो जो काला जो अंधकार रहेगा वो आपको कभी न कभी आपको ले डूबेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद साथी।